जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे साथ में आपसे एक ऐसे खास इंसान से मिलाने वाला हूं जिनसे आपको मिलकर बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप सीपीओ के लिए तैयारी करो या सीपीओ के आप एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली आपकी जो तैयारी में बहुत अच्छा बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा। उनकी जो स्टडी है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके सिलेक्शन में, और उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। डिफेंस से उन्हें स्टार्ट करा, एनडीए सीडीएस से, और अभी अब ऑल इंडिया रैंक 8 के साथ में उन्हें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया हुआ है। और वो एमपी के होशंगाबाद में रहते हैं, और बेसिकली वो रायसेन ज़िले से बिलोंग करते हैं। रायसेन से मैं भी बिलोंग करता हूँ। सो हम लोग आसपास से रहते हैं, तो एक थोड़ा कनेक्शन भी बन रहा है हम लोगों का। एनसीसी उनने भी करी हुई है, मैंने भी एनसीसी करी हुई है, तो आज उनसे आपको मिलाता हूँ मैं। और रितेश, प्लीज़ कम हियर। ऋतिक, सो ये हमारा भाई ऋतिक है हमारे साथ में। और ऋतिक की ऑल इंडिया रैंक 8 आई हुई है सीपीयू में, पहला अटेम्प्ट था इनका। सो इनसे इनकी जर्नी जानेंगे कैसे इनने अपना इस लेवल पे अपने आप को तैयार करा कि इनकी ऑल इंडिया रैंक पहले अटेम्प्ट में 8 आ चुकी है। और इनने सीजीएल की जो एसएससी की जो तैयारी चालू करी थी वो 2022 से तैयारी चालू करी थी। इससे पहले ये डिफेंस के एग्जाम इनने दिए हुए थे। तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड जानेंगे। तो ऋतिक, सबसे पहले अपने बारे में बताओ यार। भाई मैं एमपी से हूँ, मैं रहता होशंगाबाद में हूँ, और मेरे पापा जी पुलिस में हैं। तो वहीं से एक वर्दी वाला ड्रीम था। और 12th के बाद जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी ना, वो थी एनडीए की। तो मैंने वहीं से ट्राई करना शुरू कर दिया। और एनडीए में मेरे रिटर्न क्लियर हुए, पर एसएसबी नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे मुझे साइमल्टेनियसली मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। तो एक वाइब आने लगी डिफेंस वाली कि वो यूनिफॉर्म एंड ऑल वहाँ पे, तो फिर वो एनसीसी में ऑफिसर भी आते हैं कराने, कर्नल एंड ऑल। तो उसको देख के सीडीएस वगैरह में गए। पर जब वहाँ एसएसबी में रिकमेंडेशन नहीं हुआ, तब मैंने एसएससी पे शिफ्ट किया। पहले टारगेट एक्साइज इंस्पेक्टर रखा, सीजीएल दिया। फिर पता चला एसएससी सीपीओ भी कुछ होता है, वहाँ से फिर सीपीओ दिया। पहला अटेम्प्ट था मेरा 2023 का। तो ईयर वाइज बात करें कि हम आपका ग्रेजुएशन 12th कब हुआ? 12th हुआ मेरा 2019 में। तो 19 से आपने एनडीए देने चालू कर दिए। हाँ। तो 12th के बाद से आपने एनडीए दिए, उसके बाद फिर कोविड आ गया था यार 20 में। तो हाँ, 20 में वो बढ़िया टाइम था प्रिपरेशन का। अच्छा, तो मतलब आपने बेसिकली डिफेंस की तैयारी करी। हाँ, जो सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट किए ना, हाँ। वो बहुत बड़ा बेनिफिट था। उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन स्टडी शुरू करी, और फिर घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो फिर आपने जो 2020 वाला टाइम था वहाँ पे अपना सीडीएस पे पूरा ओरिएंटेशन एनडीए का टाइम खत्म हो गया था या थे उस टाइम पे मेरे पास एनडीए के अटेम्प्ट थे। एनडीए का टाइम कब खत्म हुए आपके? एनडीए 2020 का ही शायद सेकंड एनडीए लास्ट था मेरा, जो दोनों कंबाइंड हो गए थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड एक ही एग्जाम से उसके दोनों के वो होना था। तो फिर एनडीए क्लियर होने लगे थे? हाँ, एनडीए क्लियर तो हुआ, 3 बार हुआ एनडीए क्लियर। तो उसके बाद फिर एसएसबी वगैरह नहीं हो पाया? हाँ, एसएसबी नहीं हुआ। तो कॉन्फ्रेंस तक ये गए 2-3 बार, और इनने 6-7 एसएसबी दिए, अटेम्प्ट भी दिए। उसके बाद फिर इनने सीडीएस के एग्जाम भी दिए, सीडीएस क्वालिफाई करा। उसके बाद जैसे ही इनने फिर ऑप्शन देखे, यार मैं इनके साथ में और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक लगने लगता है ना कि यार लगातार आप एग्जाम दे रहे हो, एसएसबी नहीं हो रहा है। एसएसबी बहुत अनसर्टेन होता है कि आपको पता नहीं रहता कब होना है कब नहीं होना है, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। तो फिर इनने एक्सप्लोर करा, यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर इनने एसएससी के एग्जाम देखे, और फिर थोड़ा एसएससी की जर्नी बताओ आपकी, थोड़ी क्या रही वो? एसएससी की जर्नी शुरू हुई थी जॉब सिक्योरिटी से, कि पहले कोई जॉब लेनी है। हाँ। फिर देखेंगे सेकेंडरी टारगेट क्या है। अच्छा। तो जब एसएससी के बारे में पता किया, सीजीएल देखा, सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर, वही वर्दी वाली वाइब आ गई थी। फिर ये जॉब लेनी है। जब सीजीएल दिया तो पहली बार सीजीएल मुझे पीएसए मिला 2022 में, जब 36,000 वैकेंसी थी। बहुत ज्यादा वैकेंसी। तो वो कहाँ पे मिला था? महाराष्ट्र। तो वो छोड़ दिया? हाँ, वो छोड़ दिया। मतलब क्लियर था, पहले से क्लियर था कि जानी नहीं है। एग्जाम क्लियर तो मैंने एमपी पटवारी भी दे दिया था, वही जॉब सिक्योरिटी वाला सीन। पर साथ साथ मेरा टीए मिल गया मुझे, इनकम टैक्स गुजरात। तो वहाँ मैंने डीवी कराया। पर जब तक मेरा सीपीओ का मेडिकल क्लियर हो गया, तो मैं श्योर था कि मेरा स्कोर इतना है कि मैं अच्छी जॉब सिक्योर कर लूंगा। सीआईएसएफ और डीपीएसआई ही टारगेट था मेरा, क्योंकि वही पापा को वर्दी में देखा है, पुलिस वाली वाइब देखी है कि पुलिस के पास क्या पावर होती है, क्या कैसे क्या काम करते हैं। बस यहाँ आ गए। तो ये जितनी आसान तरीके से आपने बता दिया कि मैंने टीए भी निकाल लिया, मैंने टैक्स असिस्टेंट भी मेरा हो गया था, फिर मेरा डीपीएसआई में ऑल इंडिया रैंक 8 भी आ गई है, मैं सीडीएस भी क्वालिफाई कर रहा था, एनडी भी मेरा हो रहा था, एसएसबी में दे रहा था। इतना आसान था या इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने डाले हैं? आसान है, बस एफर्ट के साथ। क्योंकि जिस तरीके से आपने बता दिए, अभी जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, अभी वो देखेंगे यार ये तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, इससे तो हम कंपेयर कर ही नहीं कर सकते हैं। आप वैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जो भी ये देख रहा है, वो बंदा जहाँ भी जाएगा सिलेक्शन लेके, आपको पता चलेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। 1-2 होंगे इंटेलिजेंट, बाकी सारे वही हैं जो नॉर्मल थे, बस उन्हें एफर्ट लगाए पूरे, कंसिस्टेंट रहे और सही डायरेक्शन में रहे। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यहाँ से ये बता सकता हूँ कि ये वीडियो सीजीएल तो हो रही है ओरिएंटेशन, लेकिन ये एसएससी सीपीओ में आपके
कैसे अपना पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर है, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब इनकी जो तैयारी भी काफ़ी डाइवर्सिफाई रही है, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ, उसके बाद इन्हें अपने एफर्ट डाले, इनकी ऑब्वियसली इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि CDS में काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, NDA में काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, फिर GS काफ़ी वास्ट होता है CDS का, NDA में भी काफ़ी अच्छी GS पूछी जाती है, उसके बाद मैथ तो वहाँ पे भी होता है। तो लगभग SSC और CDS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है, कुछ टॉपिक डिफरेंट होता है। उसके बाद फिर आपकी इनके कुछ SSC के लिए इन्हें फिर जानेंगे कहाँ से कैसे तैयारी चालू करी। और सबसे पहले इनका थोड़ा स्कूलिंग के बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो यार रितेश, थोड़ा अपना स्कूलिंग बैकग्राउंड बताओ, कैसा क्या रहा? हाँ बात भाई यार, ऋतिक चलो ऋतिक। तो आपने सारे एग्जाम मेंशन कर दिए, लेकिन मैं बताऊं ना, अपने इधर बहुत सारे लोग SSC GD की भी तैयारी करते हैं, अभी उसका भी एग्जाम आ रखा है। अच्छा। तो सबका सिलेबस लगभग सेम है, आपको उन्हीं चीजों को उठाना है, बस लेवल वहाँ पे फर्क आता है कि जो बंदा ज्यादा डेडिकेटेड होता है ना किसी एक जॉब के लिए, वो वाली सिक्योर कर लेता है। यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे DPSI में आप अभी देखोगे ना 80% हरियाणा यूपी के लोग हैं, बाकी एग्जाम ऑल इंडिया हो रहा है। हाँ। इसका कारण यही है, इन लोगों का टारगेट क्लियर है कि जॉब कौन सी लेनी है, टारगेट वाइज बात हो जाती है वहाँ पे फिर। तो आपका स्कूल 2019 में खत्म, कॉलेज 22 में। तो कॉलेज के साथ साथ NCC कर लिया आपने? कॉलेज के साथ NCC हुई। तो फिर आप जब आप सोचा कि भाई SSC करना है, तो फिर आपने CGL के एग्जाम देने चालू करे। तो थोड़ा SSC की तैयारी कैसे चालू करी आपने? SSC की तैयारी तो वही था, जॉब सिक्योरिटी वाली बात। और जो जर्नी का पूछा था उसका मैं बताऊं तो मैंने स्कूलिंग 8 तक की बाड़ी करके गांव है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहां से की है। अच्छा, रायसेन जिला। हाँ। रायसेन जिला। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफर होशंगाबाद हो गया, तो होशंगाबाद में बढ़िया CBSE स्कूल में मेरी 12th हुई। तो वहां से थोड़ा सा कंपटीशन वाली चीज आई, और वही मिडिल क्लास वाला फैक्टर की गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वर्दी, तो फिर NDA CDS पे गए, कॉलेज के साथ साथ तैयारी करी। पहले साल में लॉकडाउन लग गया 2020 में, 2019 में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो वहां से पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब पे हो गया। और तो फिर उसके बाद जो मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, माइंड में क्लियरिटी थी कि भाई ये करना है तो करना है, कोई मतलब दिन में 5-6 घंटे फिक्स होने चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो वो टाइम तो आपका है, उस टाइम पे आपको तैयारी करनी है। बाकी टाइम बहुत है, कई लोग स्पोर्ट यहाँ भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, नेशनल सर्टिफिकेट लेके इधर सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई ज्यादा टाइम नहीं मांगती। तो अभी जैसे अब ये 2025 में जो एग्जाम, जो बंदा CGL देने वाला है या फिर CPU देने वाला है या SSC कोई भी एग्जाम देने वाला है, तो क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए इस सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो आपके पास एक बढ़िया गाइड होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आप सारे टीचर देख लो, SSC पे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, हर बंदा एक नए टीचर को रिकमेंड करेगा। और दूसरी चीज, हर टॉपर की सुनना बंद कर दो, सारे टीचर को एक्सप्लोर करो, और जो वाला आपको बेस्ट लग रहा है ना उनको पकड़ लो, क्योंकि हर इंसान से हर टीचर कनेक्ट नहीं कर पाता। हर कोई CBSE स्कूल DPS वगैरह दिल्ली रह के पढ़ा हुआ है, हो सकता है वो एक हाई लेवल टीचर से पढ़ ले। आपको कोई ऐसा टीचर की जरूरत हो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करे, तो वैसे अपने हिसाब से टीचर को शॉर्ट लिस्ट करें। और हर सब्जेक्ट में ये चीज़ होगी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK। चलो ये तो उस बंदे की बात हो गई जो ठीक ठाक उसका बैकग्राउंड रहा है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी रही है। जो बंदा हिंदी मीडियम से या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसके सपने कि भाई मेरे को DPSI बनना है या फिर मेरे को SSC CPSE से सिलेक्शन लेना है या मेरे को CGL क्वालिफाई करना है, उसका वो कहाँ से कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे? भैया पहले तो आप खुद से फिल्टर का आउट करने की कोशिश करो टीचरों को, और आप नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा गाइडेंस मैं दे देता हूँ। इंग्लिश में एक बुक फिक्स है, आपको नीतू में, आपके पास नीतू मैडम की बुक होना चाहिए। ऑलिव बना भाई, वो तो हर कोई पढ़ता है, वो आपकी कंप्लीट होगी, कई बार रिवाइज कर लोगे आप सिलेक्शन तक उसे। तुमने कब कितने टाइम पढ़ा उसको, नीतू मैम को? नीतू मैम तो मैं अभी भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा। नीतू मैम 5-6 बार तो कम से कम करके रखी होगी, हर एग्जाम से पहले एक बार वो पलटनी है। जब आप एक दो बार कर लोगे ना, 15 दिन में आप पूरी बुक खत्म करने लगोगे। हाँ, वो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हो तो फिर वो आपको जल्दी खत्म करना बहुत मुश्किल टास्क रहता नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई बंदा CGL की तैयारी कर रहा है, CPU की तैयारी कर रहा है, उसके जैसे सोर्स हो गए, मान लो मैथ उसको पढ़ना है तो वो गगन प्रताप सर को देखेगा, पवन राव सर को देखेगा, अभिनय मैथ सर को देखेगा, अपने आदित्य रंजन सर को देखेगा, या और भी जो भी टीचर है उनको देखेगा, उनसे सिलेबस कंप्लीट करेगा। उसके बाद फिर वो भाई उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी का एक कोर्स कर लिया ना, आपको उस पर होल्ड रखना है, मतलब उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। हाँ, कम से कम 5 बार तो आपको रिवाइज करना पड़ता है, 4 से 5 बार कम से कम। उसके बाद एक बार प्रवीण सर की बुक ले लो, कोई भी करंट ले लो या पिनिकल ले लो या कोई भी, तो उसको देख लो। उसके बाद इसमें मैं बोलूंगा, मैंने अभी तक कोई बुक नहीं ली। जो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक होते हैं प्रीवियस ईयर की, अच्छा, उनको भी आप लाइन से लगा सकते हो, किसी एक टीचर की शीट लगाओ और प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक वगैरह पे देख लो, और आपके पास लैपटॉप मोबाइल, मतलब बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक ना एक दिखती है कि बहुत मोटी चीजें नहीं निपटेगी, वो टेस्ट धीरे धीरे आपके बहुत क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ। अगर आप दिन के आपको पता भी चलता रहेगा क्या कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कौन सा। दिन के आप 2 सेक्शनल मॉक लगाते हो एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो 50 क्वेश्चन हो गए, मतलब महीने भर में आप 1500 क्वेश्चन निपटा दोगे, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम वहीं इंग्लिश की बात करें तो भाई 120 रूल्स कर लो मैम के, मनीषा बंसल मैम के। अगर कॉम्प्रेंशन में दिक्कत हो, मनीषा बंसल मैम की कॉम्प्रेंशन की बुक आती है, PQRS, और वो क्लोज टेस्ट की बोल ही सकते हैं। नीतू मैम की बुक तो है ही, बाकी ब्लैक बुक तो पढ़नी है।
कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम है, आर्टिकल डालते उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हाँ सब फ्री है, टेलीग्राम पे इंग्लिश माध्यम फ्री है। हाँ उसका वो फ्री भी है, बाकी ऐप पे उसका फिर वो आर्टिकल ज़्यादा लेने तो फिर उसको सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके बाद फिर यही होगा। उसके बाद फिर ब्लैक वोकैब के लिए क्या बताओगे? ब्लैक बुक ना, वोकैब के लिए प्राइमरी तो नीतू सिंह ही है। नीतू सिंह के पीछे जो एंटोनिम सिनोनिम एक एक वर्ड जो दे रखा है ना, उसके पीछे एडिशनल सारा निपटा दो। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, मल्टीपल टाइम। बाकी प्रीवियस ईयर देख लेना किसी भी बुक से। ब्लैक बुक तो डिक्शनरी हो गई है, उसको पूरी कभी नहीं निपटा पाओगे। अच्छा, लेकिन उसके अंदर टॉप 200 टॉप 100 ये सब दे रखा है, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हो ना। पहले नीतू मैडम के पीछे जो दी हुई है ना, वो जो बुक के पीछे, वो सारी एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर जहां मर्जी वहां जाना। और वो भी आसानी से कंप्लीट नहीं होती, 1 साल तो उसमें भी लग जाएगा, उसमें भी लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम तो लग जाएगा। तो उसके बाद फिर जीएस के लिए क्या सजेस्ट करोगे बंदों को? जीएस काफी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया आज के टाइम पे, सीजीएल हो या सीपी हो। जीएस के लिए आजकल सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं, परमार। और वही है, अगर आप परमार एसएससी से पढ़ रहे हो ना, जीएस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चलो, परमार सर के नोट्स है मेरे पे, तो मैं उसका रिव्यू लेके आऊंगा आपके पास। ओके, बुक लिए अभी तो काफी अच्छी बुक बनाई उनने, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं परमार सर। ये भी डर होता है कि परमार सर से सारे ही पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा। तो उस चीज में मैं बता दूं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी एक ही टॉप करता है। तो वही वाला फैक्टर है, सारे परमार सर से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो बढ़िया से पढ़ेंगे। सही बात है, जो बार बार पढ़ेगा और जो बढ़िया से पढ़ेगा वही बंदा लेके जाएगा। और फिर रीजनिंग कैसे करी? रीजनिंग के लिए तो बेसिक अगर आपको नहीं पता तो कोई कोर्स कर लो। जैसे मुझे तो जो टॉपिक नहीं बनता था उसका मैंने पहले मॉक लगाया, फिर वो टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर लिया। बाकी रीजनिंग का बेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक उठाओ। अगर आपका लेवल अभी बहुत ज्यादा डाउन है तो जीडी वगैरह से शुरू करो, आपका लेवल ठीक ठाक है तो सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर 2019 से अब से टीसीएस ले रही है ना, सारे सेक्शनल 25-25 की करते जाओ। रीजनिंग ज्यादा टाइम भी नहीं लेती, दिन के 50 क्वेश्चन करो, आराम से रीजनिंग सही हो जाएगी। और रीजनिंग के लिए ये कैलकुलेशन भी अच्छी होना जरूरी है कि आपको स्क्वायर क्यूब पता हो, क्योंकि भाई उसी बेसिस पे वो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो भाई, अब एक बात बताओ। चलो, ये तो आपने पूरे सोर्स बता दिए, आपने मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के। अब ये बताओ आपने कितने मॉक दिए होंगे लगभग? मॉक तो यार एग्जाम से पहले अगर 30 देना ना तो 30 मॉक तो वो हो गए, और बाकी हफ्ते का एक चलता है, क्योंकि ऑलिव बोर्ड पे होता है, हर जगह लाइव होते हैं। अभी सीजीएल जैसे मेंस आ रहा है, आपको आरबीई पे, ऑलिव बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक पे, और अभी डी पंडित का भी नया मॉक चालू हुआ है। तो ये सारे मॉक हैं, ये सब लगाओ एग्जाम से पहले वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे सिर्फ एक काम होना चाहिए, मॉक देना, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो। और नहीं है तो वीकेंड पे एक मॉक जरूर लगाओ, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे उठा के। तो जैसे अब बोलते हैं कि टॉपर 6 महीने में, मतलब इतने सारे टॉपर्स की वीडियो हम भी देखते रहते हैं, तो बोलते हैं यार हम 6 महीने तैयारी करी, सिलेक्शन हो गया, रैंक निकाल लिए। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई, मैं आपसे बोल दूं कि आपने 6 महीने तैयारी करी, क्योंकि आपने एनडी से शुरू करा था 2019 में, आपने पहला एग्जाम दिया था, और 2024 में आप ट्रेनिंग पे हो यहाँ पे। अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने एसएससी की तैयारी कितने टाइम की, मैं बोलूंगा 3 महीने करी, क्योंकि एसएससी की मैंने उतनी ही की है। तो ऐसे पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वो पहले किसी और चीज की तैयारी कर रहा हो, किसी ने स्कूलिंग बहुत अच्छे से किया, अगर किसी को 9-10 अभी तक पता है उसने क्या पढ़ा है, तो वही मैथ्स आ रही है, उसके लिए तो इजी हो गया ना। तो हम मतलब बोल नहीं सकते कि कोई 6 महीने वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले। नहीं, अगर आप बिल्कुल जीरो पे भी हो ना तो 1 साल तो लगना है आपको। तो वो आप अपने आप को और कंपेयर करना छोड़ दो कि सामने वाले ने 3 महीने में कर ली तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ कर सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, मान लो आप भोपाल एमपी से हो, फिर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग काम करना है, और आपकी रैंक भी ठीक ठाक है, आप पढ़ने में भी ठीक ठाक हो, आप सीडीएस भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सारे एग्जाम आपने सीजीएल से 2 बार सिलेक्शन लिया हुआ है, तो आप जीएसटी मीएसटी इंस्पेक्टर बन के इंदौर भोपाल में क्यों आपने ट्राई नहीं करा? अभी तक तो सीजीएल में मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ आगे मैं ट्राई करूंगा। तो होना चाहिए ना। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से दिल्ली ऐसा ही छोड़ के जाओगे, मान लो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर आप भोपाल में बन गए या फिर इंदौर में बन गए, आप डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि भोपाल इंदौर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सिटी क्या होती है, क्योंकि तो सब कुछ बैलेंस है यार, पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेके, ट्रैफिक से लेके, पॉल्यूशन से लेके, ग्रीनरी से लेके, सारी फैसिलिटीज वहाँ पे आपको लगेगा एक कल्चर कि हाँ भाई ये इंडिया की टॉप सिटीज हैं, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। इस चीज में किसी कुछ लोगों का वो होगा कि सीट वेस्ट हो गई। भाई सीट वेस्ट नहीं होती, जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना, आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, और लाइफ का मतलब भी आगे बढ़ना है। ठीक है, आप एक स्टेप के बाद दूसरे पे जाओगे, क्योंकि आपके देखो यार सिलेक्शन तो हुए, आपके सीजीएल के भी सिलेक्शन हुए, सीपीओ में हुआ, आगे आप कर भी लोगे, मेरे को मालूम है आपका आगे भी हो जाएगा। सो देखो यार, जैसे अभी ये सीट छोड़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली सीट खाली भी होगी। अगर ये लोअर ग्रेड पे जाएंगे, पैसे भर के जाएंगे, अपर ग्रेड पे जाएंगे तो इनका ऑब्वियसली डिपार्टमेंट अलाउ करे कि हाँ भाई तुम जा सकते हो। तो बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं
ऑब्वियसली हर बंदा अपना एक्सप्लोर करता है कि वो कहाँ पे अपने आप को फिट मानता है और कहाँ तक वो अपने आप को क्या पोटेंशियल यूटिलाइज कर पा रहा है, तो वो उसके पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। मान लो अभी ये CDS क्वालिफाई करके अगर ये ऑफिसर बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, डेफिनेटली जाएंगे यार, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ का बंदा था जिसकी मैंने एक वीडियो भी डाली हुई थी, वो कांस्टेबल था, पहले MP पुलिस में कांस्टेबल था, फिर वो CRPF में सब इंस्पेक्टर लगा, 2022 में कांस्टेबल, 2023 में सब इंस्पेक्टर, 2024 में लेफ्टिनेंट। तो अब वो उसकी 2 जॉब तो उसने छोड़ी है, लेकिन वो ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए वो डिजर्व करता है वहाँ तक वो अल्टीमेटली पहुँच गया था। इसका ये मतलब नहीं उसने सीट खराब करी है, कहीं ना कहीं इसने वो आगे कहीं ना कहीं रिजर्व ही हुई है वो सीट भी, तो वैकेंसी इनहेंस होकर आएगी। जो एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर ली हमने, तो लोग ऐसा ओपिनियन ना बना ले कि एक्साइज इंस्पेक्टर DPSI से अच्छी है। ये बहुत अच्छी जॉब है, पर वो डिपेंड करता है कि बंदा चाहता क्या है। अगर किसी को घर जाना है तो DPSI में घर लेके थोड़ी जा सकता हूँ, तो वो जॉब मुझे यहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी DPSI बहुत अच्छी जॉब है, अगर CGL की किसी भी जॉब से कंपेयर करोगे ना, ये बहुत बढ़िया है। बस ऑब्वियसली CGL की दो जॉब छोड़ के ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और DPSI ने ज्वाइन करी हुई है। सो क्या चीज मोटिवेट करी वैसे DPSI ज्वाइन करने के लिए आपको? वर्दी नहीं, मोटिवेशन दिया है भाई। बस तो मैंने काम वर्दी देखा है, मेरे पापा पुलिस में है ना, पुलिस में ASI है, तो उनका काम देखा है मैंने, पुलिस काम क्या करती है, पुलिस के पास पावर क्या होती है। और वर्दी वाली वाइब तो मैं कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे होशंगाबाद में पुलिस लाइन में रहता हूँ मैं, तो वहाँ मैंने शुरू से लोगों को वर्दी पहने हुए देखा है, तो वो चीज़ तो मोटिवेशन का फैक्टर था ही। तो वो चीज़ हाँ एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है यार। अब हम सारी जिंदगी हमने देखा ही है हमारे पिताजी यूनिफॉर्म में और कितना बहुत सारी और चीज़ें। NCC की वर्दी में फोटो लेते हुए भी मैं यही सोचता था कि किसी दिन यहाँ वर्दी होगी या स्टार होंगे, तो वो चीज़ होने वाली है। वो रैंक वैंक से बड़ा फील होता था यार वो लिटरली। अच्छा ये बताओ यार तुम्हारे नंबर कितने थे CPO में? CPO मेरे ओवरऑल 362 मार्क्स थे। 362? हाँ। तो जो टॉप करा है ऑल इंडिया रैंक बने उसके कितने नंबर थे? उसके शायद 372 है, तो मतलब 10 नंबर का फर्क आ 10 गया। नंबर का फर्क। इतने बंदे स्कोर कर रहे हैं। तो तुम्हारा CPO का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है, जो हमारा 2023 वाला CPO हाईएस्ट है, इसका 351 कट ऑफ है। 3-1 मतलब पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट है ये। हाईएस्ट है। तो तुम्हारे प्री में कितने नंबर थे थोड़ा वो बताओ। प्री में मेरे 162 के आसपास थे। कितने नंबर बने थे अपने हिंदी? सेक्शनल तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 45 अप्रॉक्स मान लो। GS में मेरे जब कम रह गए थे, GS में मेरे 22 के आसपास मार्क्स थे। बाकी टोटल 152 और 10 नंबर NCC। 162 ही थे शायद, रो फिर 10 नंबर NCC 172। हाँ। उसके बाद फिर अपना मेंस में 182 शायद 182। वो उसमें थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन से ऊपर नीचे हुए। और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक यूज करी आपने? मेंस के लिए बस नीतू सिंह पढ़ी थी मैंने उस टाइम पे, क्योंकि CGL के लिए इंग्लिश पढ़ रही थी, तो नीतू सिंह पढ़ ली, थोड़े बहुत पेपर पढ़ना शुरू कर लिए, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाए। और निमिषा बंसल मैडम की जो 12 घंटे की एक मैराथन है 120 रूल्स की, वो मैराथन देख ली थी। तो बस भाई इतना लिमिटेड सोर्स यूज करे आपने एकदम। मैं चीजें रिपीट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स। हाँ, जो पहले देख लिया बहुत टाइम से कोई नया कोर्स नहीं किया, तो जो पढ़ रखे है ना उसको रिपीट करने का बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी एक वीडियो आदित्य रंजन सर के साथ भी है। हाँ, आदित्य रंजन सर सर का फॉर्म फिल किया था मैंने, कि सर का कोर्स वगैरह जो मैंने रेफर किए थे, तो उस हिसाब से सर ने मुझे बुलाया था दिल्ली, तो यहीं दिल्ली में उसकी बढ़िया इंटरव्यू की वीडियो बनी थी। हाँ अच्छा, अब जो बंदा तैयारी कर रहा है 2025 के लिए क्या सजेस्ट करोगे उनको? बस लगे रहो और सही लगे रहो, सही से लगे रहो चाहिए। और हर टॉपर के पास मत जाओ, कि अगर आप हर टॉपर का वो लोगे ना कि भाई कौन कहाँ से तैयारी कर रहा है, तो आप खुद का कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। हर चीज़ सबके लिए बेस्ट नहीं होती। तो मतलब ये जो बंदा तैयारी कर रहा है CPO के लिए 2025 के लिए, तो डेफिनेटली उसको वैल्यू यहाँ से मतलब जितना आपने बताया इतना कर ले तो डेफिनेटली वो टॉप कर जाएगा। बिल्कुल, कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको मटेरियल पढ़ने की जरूरत है। तो ठीक है, लक फैक्टर होता है SSB में, SSC में, क्योंकि MCQ एग्जाम में, लेकिन हाँ आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच यार रिदिन। तो भाई के साथ सारी चीज़ डिस्कस कर ली। ऑब्वियसली अगर आप तैयारी करो तो डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। और जितने सोर्स भाई ने यूज़ करें लगभग भाई सभी सिमिलर सोर्स होते हैं। जितने बंदे यहाँ पे DPSI बन रहे हैं या फिर कोई CGL से टॉप कर रहा है, लगभग DPSI जो बन रहा है वो भी सिमिलर सोर्स यूज़ कर रहा है। और इवन तो अभी ये CGL भी क्वालिफाई करके आए तो उन्हें सोर्स वही है, सिमिलर ही है इनके, कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग करना पड़ता है ना। सोर्स तो सारे सेम ही, SSC का सिलेबस सेम है, बस एक लेवल वाइज डिफरेंस आता है कि आप GD दोगे तो अलग लेवल है, CPO और CGL दोगे तो अलग लेवल है। सिलेबस सेम है, आपको पढ़ना सेम जगह से है, तो वो ढूंढना है आपको कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। तो डेफिनेटली वही चीज़ है कि आप बस अब जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है और अच्छे से पढ़ना होता है। लगभग एक बंदे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने दिन तक पढ़ना चाहिए कि यार इसका तो ऐसा है कि जब आपका कोई एग्जाम नहीं आ रहा ना तो 6 घंटे पढ़ लो, जब कोई एग्जाम आ रहा है सारा रिवीजन करना है तो टाइम बढ़ा दो थोड़ा, 6 घंटे मिनिमम होना चाहिए। हाँ, लगभग मिनिमम कितने मॉक देना चाहिए उसको?
मिनिमम मॉक जब तक अच्छा स्कोर नहीं आने लगे। कंसिस्टेंट आपके परसेंटाइल अच्छे बन रहे हैं ना 90 प्लस, तो ठीक है, आप सेफ जोन में हो। और बाकी एक दिन जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपका लक कैसा है वो भी बहुत ज्यादा लक मतलब मानते हो आप भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एमसीक्यू एग्जाम में तो है, एमसीक्यू एग्जाम में तो है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मेहनत प्लस लक है और मेहनत 70% है, 30% लक है। तो यार ये तो बहुत मतलब एकदम रट्टू वैसे टॉपर जो बातें करते हैं वैसी बातें हो गई। आप मतलब जो एकदम बिल्कुल स्कूल में ही टॉप करा, जिसने कॉलेज में भी अच्छा खासा था और फिर वहाँ फाइनली उसने तैयारी करी, उसको सिलेक्शन हुआ, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हुआ आपको? डिस्ट्रैक्शन तो होते ही हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, पर ये है कि आपको परेशान नहीं करा डिस्ट्रैक्शन से? यार मैनेज करना पड़ता है। अच्छा जैसे अब मैं यहाँ आके अगर मैं प्रिपरेशन करता हूँ, कई सारे लोग और कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। सुबह सुबह में पीटी परेड जाना है, फिर दिन भर का शेड्यूल है, शाम को 7-8 बजे जाके फ्री होते हैं, पर फिर भी लोग टाइम निकाल रहे हैं, तो इससे ज्यादा थोड़ा ना कोई बिजी हो सकता है। ये बात तो यार यहाँ पे अगर ये बंदा भी आया हुआ है यहाँ पे 18 तारीख को आया हुआ है, तो भाई तब से ये अपना लगा हुआ है कि हाँ मेरे को एग्जाम और क्वालिफाई करना है। तो डेफिनेटली वही माइंडसेट वाली बात है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपके अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली करेंगे भी उस चीज़ को। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके? बहुत बढ़िया यार, बढ़िया माहौल है। अभी एकेडमी भी शायद नई बनी है, नहीं बनी है, हाँ ये पूरी नहीं बनी है, अभी 2023 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और आप ऐसा ही बन के आते हो, आपकी फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज भी अच्छी मिलेगी ऑब्वियसली यार, मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ से ऊपर बंदे डीपीएसआई को रखते हैं, तो रीजन उसके हैं थोड़े। अभी आया हुआ है एक जो AIR-1 है इस बार का, उसने सीआईएसएफ छोड़ी हुई है, सीआईएसएफ छोड़ी वो हुई है, 2.5 लाख रुपए वहाँ भर के यहाँ ज्वाइन करने आया, तो डीपीएसआई अच्छी तो है। तो है मतलब ऐसा कुछ नहीं, बाकी बंदा जब तक अब ये कि अगर अब मान लो तुम्हारा अब अगर डीपीएसआई आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो कौन सी जॉब के साथ छोड़ोगे, मतलब कौन सी जॉब में जाओगे तभी छोड़ोगे? तो हायर ग्रेड पे होना चाहिए कि सैलरी ज्यादा बने, दूसरा घर के पास होना चाहिए। हाँ अगर मैं भोपाल जाने की अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, वरना ये बहुत बढ़िया जॉब है। तो मतलब आप यहाँ पे हो जब तक आपके होम जॉब जब तक ना मिले? हाँ यही हूँ। चलो भाई चलो, तो अब कोई बोलना मत कि सीट खराब करेंगे ये, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। बाकी डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रही है ये, तो थैंक यू सो मच यार ऋतिक। और हम अब भोपाल, हमारी ट्रेन भी लगभग सेम ही है और हमारा घर भी 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही आसपास ही है, तो बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है और आना जाना लगा रहता है। होशंगाबाद, नर्मदा नदी आप जानते ही होंगे सारे लोग। तो थैंक यू सो मच यार ऋतिक, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और उनके साथ जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।